हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I audible फ्रेंड्स? अब आ रही है ना आवाज? चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण कार्तिकेयन। सबसे पहले तो पूरी होमी मिरर टीम की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा इस ग्रुप में। और आज का हमारा सेशन जो है फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक चीज आप लोगों को मैं साफ साफ बता दूं कि हमने जो ये होमी मिरर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़े मिशन को लेके हम चल रहे हैं। और हमारा मिशन यहाँ पे ये है कि होम्योपैथी को उस मुकाम पे लेके जाए जहाँ पे उसको होना चाहिए था। आज हम जानते हैं कि 200 साल के बावजूद भी बहुत सारे क्रिटिक्स और एलिगेशंस हम फेस कर रहे हैं। पूरी होम्योपैथी विवादों में घिरी हुई है और बहुत सारे क्रिटिक्स और एलिगेशन हम लोग आज भी फेस करते आए हैं। आप लोगों के ध्यान में आया होगा कि बहुत सारे लोग, स्पेशली ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम ऑफ डॉक्टर्स है, वो लोग हमें ये कहते हुए क्रिटिसाइज करते हैं कि होम्योपैथी का कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि होम्योपैथी में क्या है, कुछ मतलब मीठी गोलियां हैं, उसमें कुछ दवाई है ही नहीं, देयर इज नो मेडिसिन इन एट ऑल। और जो रिजल्ट्स हम लोग क्लेम करते हैं कि हमने ये ठीक किया है, हमने वो ठीक किया है, इनका ये दावा रहता है कि ये तो सिर्फ प्लासिबो इफेक्ट है। तो ये आज 200 साल के बावजूद भी अगर हम ये क्रिटिक्स और एलिगेशंस फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसको ये जो सेशन है हमारा, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए, है ना। वन साइडेड कम्युनिकेशन में मजा नहीं आता है। तो अगर मैं ये पूछूंगा आपसे कि अगर आज 200 साल के होम्योपैथी में पोटेंशियल तो है, ये सब हम सब जानते हैं, इसके बावजूद अगर 200 सालों से हम लोग ये क्रिटिक्स फेस करते आ रहे हैं कि साइंटिफिक बेस नहीं है, प्लासिबो थेरेपी है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है फ्रेंड्स? कोई बता पाएगा? 200 साल के बाद भी आज भी अगर हम लोग ये क्रिटिक्स फेस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर ये हम खुद होम्योपैथ ही हैं जिम्मेदार जी। करेक्ट, हम लोग खुद जिम्मेदार, इस अवस्था के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। कैसे? सर हम इसकी ना अच्छे से जानकारी नहीं करते, स्टडी नहीं करते और प्रैक्टिस नहीं करते। जो अगर ऐसे हमारे होम्योपैथ जो है ना सर, तो होम्योपैथी करने के बाद सर वो एलोपैथी कर रहे हैं, इसकी तरफ वो उनका ना ध्यान ही नहीं होता जी। सर इसलिए हम ये हमारे साथ इस तरह का कुछ हो रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज है कि हमारा जो बेसिक्स है,
वो क्लियर नहीं है। अब ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको? आप में से कोई इसमें इस फ्लैट में रहना चाहेगा? इस बिल्डिंग में रहना चाहेगा आप में से कोई इस बिल्डिंग में? कोई नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। इसका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। और हम में से सब मेजॉरिटी लोगों के साथ यही अवस्था है फ्रेंड्स। हमारी जो बेसिक्स है, हमारी जो बेसिक्स क्लियर नहीं है। और जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, हम लोग चाहे जितना भी बड़ा इमारत बना लेंगे, एक ना एक दिन तो उसको ढेर होके गिरना ही है नीचे। क्योंकि बेसिक फाउंडेशन जो होता है, जो बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देता है, वो है हमारा बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज की अगर होम्योपैथी की बात करेंगे, तो बेसिक नॉलेज है हमारा ऑर्गेनोन एंड फिलोसफी। आप लोगों को जान के हैरानी होगी फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं खुद नियर अबाउट 70 कॉलेजेस में पर्सनली जा चुका हूँ। 70 कॉलेजेस में, ऑल ओवर इंडिया में। और इन 70 कॉलेजेस में हमने प्रेजेंटेशन दिया है। और जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स थे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे, इंटर्न्स थे और पीजी स्टूडेंट्स थे, तो उनके सामने जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, एक सवाल पूछा गया था सबसे कि पूरे की पूरे जो 70 कॉलेजेस में मैंने विजिट किया, सारे कॉलेजेस में एक सवाल पूछा गया था। और उस सवाल का जो जवाब हमें मिला, पूरे 70 कॉलेजेस में से जवाब एक ही था, सेम जवाब मिला। सवाल ये था कि which is the most boring homeopathic subject that you study? आपको क्या लगता है, क्या आंसर मिला होगा? 70 के 70 कॉलेजेस में से, छोटे से कॉलेज से बड़े कॉलेजेस में, हर जगह से एक ही जवाब मिला। जब ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा होम्योपैथिक सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपको बोरिंग लगता है, क्या जवाब आया होगा फ्रेंड्स? क्या लगता है आपको, क्या जवाब मिला होगा? ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन, ऑर्गेनॉन एंड फिलोसफी। अब डू यू एग्री इफ आई से दैट, अगर मैं ये कहूं कि ऑर्गेनॉन एंड फिलोसफी इज द बैकबोन ऑन द बेसिस ऑफ विच आवर एंटायर सिस्टम हैज बीन बिल्ड। ऑर्गेनॉन और फिलोसफी हमारी जो सिस्टम की पूरी रीढ़ की हड्डी है, जिसकी बेसिस पे हमारा पूरा सिस्टम का ढांचा खड़ा हुआ है। डू यू एग्री विद दैट? कितने लोग मानेंगे इसको, एग्री करेंगे कि ऑर्गेनॉन और फिलोसफी हमारा बेसिक फाउंडेशन है? कम से कम चैट बॉक्स में तो कोई इंटरेक्ट कर सकते हैं। सर ऑर्गेनन और मेडिसिन एंड फिलॉसफी के बगैर हम प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते सर, ये आई थिंक सर। सॉरी, आपकी बात समझ में नहीं है, क्या कह रहे हो आप? सर ऑर्गेनन के जानकारी के बगैर और फिलॉसफी के जानकारी के बगैर हम हमारा कट गया आपकी आवाज। ऑर्गेनॉन की जानकारी के बगैर, फिलोसफी की जानकारी के बगैर, उसके आगे क्या कहा आपने? सर ये जरूरी है होम्योपैथी में बिल्कुल ऑर्गेनन, बिल्कुल और बहुत बल्कि बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर हमारी प्रैक्टिस का कोई जवाब नहीं बनता सर, ऑर्गेनन के बगैर और फिलॉसफी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेरा कहना है कि ऑर्गेनॉन और फिलोसफी इज द बैकबोन। तो अगर बैकबोन ही खड़ा सीधा नहीं है, तो हम पूरा सिस्टम खड़ा नहीं हो पाएगा। तो बिना ऑर्गेनॉन और फिलोसफी के नॉलेज के हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आप लोग अगर हम लोग ये मानते हैं, अब सवाल ये है फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये मानते हैं कि ऑर्गेनॉन और फिलोसफी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सबको ये बोरिंग क्यों लगता है? क्या वजह है? इतने सारे कॉलेजेस, छोटे कॉलेजेस से लेके बड़े बड़े कॉलेजेस में मैं जा चुका हूँ, सारे जगह से एक ही जवाब। अब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम सब मानते हैं, फिर भी सबको बोरिंग क्यों लगता है? क्या वजह है? आपको बोरिंग लगता है तो क्या वजह है उसके पीछे, बताइए। अगर आपको ऑर्गेनॉन और फिलोसफी बोरिंग लगता है, उसके पीछे क्या वजह है? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसका जो जवाब जो है हमारी एक किताब में ही दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज टेकन फ्रॉम Kent's lesser writings. I'll read it for you. It says that Hahnemann's Organon is a strong, rich source of knowledge, but it is in long sentences and very condensed and difficult for many to understand. Do you agree with that? ये मैंने केंट के लेसर राइटिंग से कोट कर रहा हूं मैं। ये हैनीमैन का जो ऑर्गेनॉन है, उसमें बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज है, लेकिन वो इतने लंबे लंबे सेंटेंस में और कंडेंस्ड फॉर्म में है कि मतलब कुछ लोगों की बस की बात ही नहीं होती वो समझना। हम लोग जब सेकंड ईयर में होते थे फ्रेंड्स, जब हमारे कुछ क्लासमेट्स थे, उनको जब रात को नींद नहीं आती थी,
ऑर्गेनॉन का किताब लेके जाते थे और कहते थे कि अरे यार नींद नहीं आ रही है, इसमें से 2 लाइन खोल के पढ़ लो, आराम से नींद आ जाएगी। सिचुएशन वो था। और क्लासरूम में भी ऑर्गेनॉन का लेक्चर खत्म होने के बाद में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू वॉशरूम। चलो यार चेहरा धो के आते हैं, अभी अगले क्लास के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रेंड्स कि हमें समझने में दिक्कत होती है, और कोई भी चीज अगर समझने में दिक्कत हो रही है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बताइए। देखिए इंटरेक्टिव सेशन होगा तो आपको भी मजा आएगा, नहीं तो वन साइडेड कम्युनिकेशन में मजा नहीं आता है। आगे आइए, कोई बताइए। अगर कोई चीज बोरिंग लग रहा है किसी को तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? किसी को नहीं बताना है, सिंपल सा सवाल है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो क्या वजह है उसके पीछे? अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है इसका जवाब अगर आपको नहीं बताना, एक चीज बताइए, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? आप पढ़ रहे हो किताब से, ऑर्गेनॉन का किताब खोल के आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? बताइए, कौन बताएगा? 2 ऑप्शंस रह जाते हैं आपके पास, क्या है? या तो छोड़ दो यार, बिना ऑर्गेनॉन की कर लेंगे प्रैक्टिस कैसे ऐसे तैसे, या फिर दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जाके पूछो, समझने की कोशिश करो, एफर्ट्स डालो। ये तो 2 ही ऑप्शन है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है या तो छोड़ दो उसको, बिना ऑर्गेनॉन की बिना फिलोसफी की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा मेट्री का इधर उधर से रट लेंगे, और फेसबुक पे तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है जो टिप्स देते रहते हैं, बस उसी के दम पे चला लेंगे क्लिनिक, कमा लेंगे 2 रोटी। ये सोच बहुत खतरनाक है फ्रेंड्स, और हम में से अधिकतर लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन ही चुना है कि चलो ऑर्गेनॉन को छोड़ देते हैं, जैसे तैसे प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे तैसे सर्वाइव कर लेंगे। होम्योपैथी सर्वाइवल के लिए नहीं है फ्रेंड्स, आपको होम्योपैथी इतना कुछ दे सकता है कि पूरी दुनिया में आपका नाम फैलेगा। पैसे का तो छोड़ो, वो तो आना ही है। इतना पोटेंशियल है, जो जो इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि जो ऐसी मिरेकल्स कर सकती है जो कोई और सिस्टम नहीं कर सकता है, और आने वाले 7 दिनों में मैं आपको कन्विंसिंगली वो दिखाऊंगा। वॉइस नहीं आ रहा है? वॉइस नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? कम से कम ये तो कंफर्म कीजिए कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आ रहा है सर वॉइस। जी सर सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो ये दिक्कत होती है कि हम लोगों में से अधिकतर लोगों ने ऑर्गेनॉन को साइडलाइन कर दिया है और बिना ऑर्गेनॉन की प्रैक्टिस करने निकले हैं। लेकिन अभी आज आपको अगर ऑर्गेनॉन बोरिंग लग रहा है, अच्छा कितने लोग क्या कहते हैं उसको, एडमिट करना चाहेंगे कि उनके लिए ऑर्गेनॉन बोरिंग है और फिलोसफी बोरिंग है आज के दिन में? क्योंकि यही सवाल मैं आपको 6 दिन के बाद पूछने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो 6 दिन का सेशन होने वाला है, इस 6 दिन के सेशन के बाद मैं आपको दोबारा पूछूंगा कि ऑर्गेनॉन और फिलोसफी बोरिंग है या नहीं है। तो आज जितने लोगों को बोरिंग लग रहा है ना, उस टाइम पे जवाब दीजिएगा कि स्टार्टिंग में क्या था और अब क्या सिचुएशन है। तो देखिए सबसे पहले जरूरी होता है फ्रेंड्स कि हम लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को पहले समझें। जब तक हम लोग प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे हम लोग उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं, है ना? अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आपको बताने की वो क्या है, ठीक है? ये क्या है फ्रेंड्स बताइए, व्हाट इज दिस? चैट बॉक्स में तो टाइप कर सकते हो आप, वॉइस नहीं भेजना है, ठीक है चलेगा। चैट बॉक्स में बताइए क्या है ये? सर ये 6 है जी। 6 है? अच्छा चलिए 6 है। नहीं बोथ नहीं कह सकते, या तो 6 है या तो आपको 6 के साथ जाना पड़ेगा या 9 के साथ जाना पड़ेगा, दोनों हो सकता है, ये नहीं कह सकते आप। अब ऐसे ऐसे ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी है फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये 6 है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये 9 है। अब जो लोग 6 इसको 6 मान रहे हैं वो अलग ग्रुप में चले जाएंगे, जो लोग इसको 9 मान रहे हैं वो अलग ग्रुप में चले जाएंगे।
और दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, एक बोलेगा कि 6 है, दूसरा बोलेगा कि 9 है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई चलती रहेगी और ये आपस में डिवाइड होके ही रहेंगे, कभी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि यस सर, ऐसे ही। इनका अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये पार्शियल इमेज है, इसका कंप्लीट इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताइए ये क्या है, ठीक है। अब बताइए, अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए, क्या है ये अभी? ये तो 9 है, कंफर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारे साथ भी यही होता है फ्रेंड्स, हमारे पास जब आधा अधूरा नॉलेज होता है ना, जब हमारे पास आधा अधूरा नॉलेज होता है, ये आधा अधूरा नॉलेज की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बहुत सारी मेथोडोलॉजीज डेवलप हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। कोई इस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहा है, कोई उस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहा है, कोई ये मेथोडोलॉजी यूज कर रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनोन और फिलोसफी में जो बेसिक गाइडलाइंस है वो हमने कहाँ छोड़ दिया है। सब अपनी अपनी मेथोडोलॉजीज बना के बैठे, अपनी अपनी दुकान खोल के रखे हैं और सब लोग जिसको जो मर्जी आया वहां से जाके खरीद रहा है। इसकी वजह से हुआ यह है फ्रेंड्स कि हम लोग आपस में बट गए हैं और इस आपस में हम लोग लड़ रहे हैं कि मेरी मेथोडोलॉजी राइट है, मेरी मेथोडोलॉजी सही है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो हम जब आपस में लड़ेंगे दूसरों को तो मौका मिलेगा हम पे हंसने का। तो ये जो क्रिटिक्स और एलिगेशंस हम आज फेस कर रहे हैं, ये इसकी वजह ग्राउंड लेवल पे ये है कि हम लोग कभी यूनाइट हो ही नहीं पाए हैं। आज देखिए जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होने की कगार पे खड़े हैं उनको बहुत कंफ्यूजन है, पास आउट होने के बाद मुझे क्या करना है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, क्लिनिक ज्वाइन करना है, खुद का क्लिनिक डालना है, या प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। कितना सारा कंफ्यूजन है, कौन से मेथोडोलॉजी से करना है, इतना सारा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक यूनिटी हमारे अंदर तभी बनेगी जब हम सबकी जो समझ है वो एक होगी, हमारा जो नजरिया है वो एक होगा, हमारा परसेप्शन एक होगा, हमारी मेथोडोलॉजी एक होगी, तब जाके हम लोग यूनाइट हो पाएंगे। और जब हम यूनाइट हो जाएंगे ना, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे फ्रेंड्स, उतना ताकत है होम्योपैथी में, सारे के सारे मेडिकल सिस्टम को पीछे छोड़ के होम्योपैथी एकदम आगे ऊपर पहुंच जाएगी। इतना पोटेंशियल है होम्योपैथी में, जो मैं आपको कन्विंसिंगली दिखाऊंगा आगे आने वाले 5 दिनों में। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपना बेसिक्स क्लियर करें, ऑर्गेनोन और फिलोसफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करें। तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करें, शुरू करें उसके। कितने लोग इंटरेस्टेड है बताइए, कम से कम चैट बॉक्स में तो बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड है ऑर्गेनोन और फिलोसफी का जो बेसिक्स है उसको रिवाइज करने के लिए। चैट बॉक्स में बताइए कम से कम कितने लोग इंटरेस्टेड है। चलिए तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ ये मेरी खुद की बुनी हुई कहानियां नहीं है, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 4 केन्स लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी के लेक्चर नंबर 4 में इसका आपका रेफरेंस मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इन केस इफ यू हैव एनी डाउट फ्रेंड्स, अगर आपको बीच में कोई डाउट आता है तो पूछने से बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। When we talk about man, जब हम एक इंसान की बात करते हैं तो मैन इज मेड अप ऑफ 2 प्लेन्स, 2 सतह से बना है। इंसान का जो शरीर, इंसान जो होता है वो 2 सतह से बना होता है। जो ऊपरी सतह है उसको हम कहते हैं मेटेरियलिस्टिक प्लेन, और जो अंदरूनी सतह है इंटरनल प्लेन उसको हम कहते हैं डायनामिक प्लेन। So man is made up of 2 planes. The outermost plane is called as the materialistic plane and the innermost plane is called as the dynamic plane. अब materialistic plane में क्या क्या आएगा? Materialistic plane के अंदर सारे cells, tissues, organs, blood vessels, nerves, मतलब ये सारी चीजें जो आपको शारीरिक, आपका जो भौतिक शरीर है, मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, उसमें जो कुछ भी आपको दिखता है वो सारी चीजें मेटेरियलिस्टिक प्लेन में आती हैं। और डायनामिक प्लेन में क्या क्या आएगा?
डायनामिक प्लेन में आएगा हमारा सबसे पहले तो वाइटल फोर्स विच इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट, वाइटल फोर्स रहेगा। उसके बाद है हमारा विल एंड इमोशंस, इच्छा शक्ति, विल मतलब इच्छा शक्ति, और दूसरा है हमारा इमोशन, जज्बात। देन उसके बाद है हमारा इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो डायनामिक प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ द वाइटल फोर्स, देन विल एंड इमोशंस, देन वी हैव अवर इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। Now we have to keep in mind that this materialistic plane and the dynamic plane both are interconnected with each other. मतलब जैसे कि एक दूसरे के लिए बने कहते हैं ना हम लोग, तो एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस नहीं है। मेटेरियलिस्टिक बॉडी के बगैर डायनामिक प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डायनामिक प्लेन के बगैर मेटेरियलिस्टिक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी तक क्लियर है फ्रेंड्स? इज इट क्लियर सो फार? प्लीज कंफर्म, क्लियर है अभी तक? यस सर। चलिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। जो लोग सेंसिटिव है वो लोग ना देखें ये वीडियो, लेकिन देखिए कैसा है। वाइटल फोर्स जो होता है जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो आदमी मर जाता है, मतलब डेथ हो जाता है इंसान का। तो वाइटलिटी जो है वो एज द एजिंग प्रोसेस गोज ऑन, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं वाइटलिटी एग्जॉस्ट होती रहती है और एकदम एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि वाइटलिटी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। जैसे कि दिया होता है ना, दिया में जब तक तेल रहता है दिया जलता है, जैसे जैसे दिया जलेगा तेल खत्म हो जाएगा तो जो दिए का जो बाती है वो धीरे धीरे कम होते एकदम से एक टाइम ऐसा आएगा जब बुझ जाएगा। तो इसी तरह वाइटलिटी जो है एग्जॉस्ट होती रहती है और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि वाइटलिटी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। तो जैसे ही वाइटलिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी मेटेरियलिस्टिक बॉडी भी अपना दम तोड़ देगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए, और जो लोग सेंसिटिव है वो लोग मत देखिए। देखा आपने बंदा कैसे बात कर रहा था, हंस रहा था, एज्ड है, बहुत एज्ड है, तो उसकी वाइटलिटी जैसे ही एग्जॉस्ट हो गई उसका शरीर ने भी दम तोड़ दिया, है ना। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वही चीज होता है जब हमारा जो मेटेरियलिस्टिक बॉडी है वो इस हद तक अगर डैमेज हो जाती है कि कभी रिपेयर नहीं हो सकता, तो वाइटलिटी भी ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे कि बड़े बड़े मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो शारीरिक जो हमारा भौतिक शरीर है वो इस हद तक अगर डैमेज हो जाता है कि वापस रिपेयर नहीं हो सकता है, तो इंसान का डेथ वहां पे हो जाता है। मतलब वाइटलिटी नहीं रहा तो मेटेरियलिस्टिक प्लेन नहीं रहेगा, मेटेरियलिस्टिक प्लेन नहीं रहा तो वाइटलिटी नहीं रहेगी। एक दूसरे के बिना इनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में अभी तक? क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़े। यस सर। सो अगर हम देखेंगे वाइटल फोर्स के बारे में, कौन सा अफोरिज्म में पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स? रोल ऑफ वाइटल फोर्स कौन सा अफोरिज्म है? एफोरिज्म नंबर 9। 9 एंड 10, ठीक है, ठीक है। तो 10th अफोरिज्म क्या कहता है? द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज केपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। It derives all sensations and perform all functions of life solely by means of the immaterial being, the vital principle which animates the material organism in health and in disease. तो अगर हम देखेंगे इस अफोरिज्म का मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वाइटल फोर्स एक सेंटर है, सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है जो सारी चीजों, सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, both when the person is healthy and even when the person is in state of disease. तो वाइटल फोर्स अगर हम ये जो दो प्लेन की हमने जो बात किया है, मेटेरियलिस्टिक प्लेन और डायनामिक प्लेन, तो इसका अगर हम लोग अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो सबसे सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है हमारा वाइटल फोर्स, उसके बाद आएगा हमारा विल एंड इमोशंस, उसके बाद आएगा इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आएगा हमारा मेटेरियलिस्टिक बॉडी। ये हमारी शरीर की बनावट है।
कंट्रोलिंग यूनिट में वाइटल, अब सेंटर मतलब शरीर के बीच में नहीं कह रहा हूँ, सेंटर मतलब एक अथॉरिटी। जैसे अभी इंडिया जो कंट्री है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है नरेंद्र मोदी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसी तरह हमारा वाइटलिटी हमारा ऐसी वो पावर रखती है कि पूरे शरीर की गतिविधियों को वो वहां से कंट्रोल करती है, वाइटल फोर्स के कंट्रोल में होता है। उसके बाद हमारा विल एंड इमोशंस रहते हैं, उसके बाद इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हमारा मटेरियलिस्टिक बॉडी आता है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्किन? स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? स्किन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना। कुछ पूछना है जयराज सर? आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है आपको? प्रोटेक्शन, करेक्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? किस चीज का प्रोटेक्शन और किससे? प्रोटेक्शन करेक्ट आंसर है। किस चीज का प्रोटेक्शन और किससे? Can we say that protection of the materialistic body against anything that can cause destruction and damage? Protection of the materialistic body against anything that can cause destruction and damage. ठीक है, तो ये जो मेटेरियलिस्टिक प्लेन है इसको स्किन प्रोटेक्ट करता है। अब डायनामिक प्लेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मेटेरियलिस्टिक प्लेन को तो स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, अब डायनामिक प्लेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वाइटल फोर्स। डायनामिक प्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम कहते हैं डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, अब देखिए आप लोगों ने वो एड देखा होगा, कौन सा एड है वो? आई थिंक कोई हॉर्लिक्स का या पता नहीं कौन सा, तो भी लक्स का जो एड इम्यूनिटी का दिखाते हैं, तो मतलब दो बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, एक बच्चा छींकता है, फिर वो वायरस आता है, फिर वो अपने आप मतलब एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि एक सराउंडिंग सर्कल आ जाता है उस बच्चे के शरीर के पास। देखा होगा आपने वो एड। तो एक डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको हम लोग इंटर्म इम्यूनिटी भी कह सकते हैं ये मॉडर्न सिस्टम की लैंग्वेज में। तो जिस तरह से हमारा जो स्किन है वो मेटेरियलिस्टिक प्लेन को प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह, हाँ डेटॉल का एड जो भी है, जिस तरह से हमारा जो स्किन है वो मेटेरियलिस्टिक बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह डायनामिक प्लेन को प्रोटेक्ट करने वाला एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। नाउ एक चीज मुझे बताइए फ्रेंड, अभी तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, किससे बनता है, ये सब हम देखेंगे आगे, लेकिन क्लियर है क्या अभी? मेटेरियलिस्टिक प्लेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्किन, डायनामिक प्लेन इज प्रोटेक्टेड बाय डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब मुझे आप एक बताइए, एक चीज बताइए फ्रेंड्स, वी ऑल स्टडी दैट राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन द वाइटल फोर्स ऑफ ए पर्सन गेट्स डिरेंज्ड वी कॉल दैट द पर्सन हैज बिकम सिक। जब किसी का वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है तो वो बीमार पड़ता है। अब मेरा सवाल ये है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनॉन वाइटल फोर्स को डिरेंज कौन करता है? व्हाट डिरेंजेस द वाइटल फोर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनॉन? According to Organon, vital force is deranged by what? Not emotion. Organon में क्या दिया है? हैनमैन ने क्या कहा है? Vital force is deranged by what? External stimuli. What kind of stimuli? According to the Organon, vital force is deranged by external negative dynamic influence, या हम उसको कह सकते हैं एक्सटर्नल नेगेटिव डायनामिक मॉबिफिक एजेंट। याद आया आपको? पढ़ा है ना हमने? ठीक है, अब now see this external negative dynamic influence
when it is allowed to act upon the vitality, it can cause the derangement of vitality. अब डायनामिक इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कौन बताएगा? व्हाट इज डायनामिक इन्फ्लुएंस? डायनामिक इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? आप लोग भगवान में भरोसा रखते हो? डू यू बिलीव इन गॉड? कितने लोग हैं भगवान में कितने लोग को भरोसा है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड? कितने लोग हैं जिनको भगवान पे भरोसा है? सबको है? आप लोग अगर पार्टिसिपेशन नहीं देंगे फ्रेंड्स तो कल से फिर एक ही सेशन होगा इंग्लिश में। हिंदी में अलग से मैं ले रहा हूँ क्योंकि जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है वो उनको आसानी हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं करना है तो कल से फिर कॉमन एक ही सेशन होगा इंग्लिश का। अब जब मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, वहां पे जाके आप प्रार्थना करते हो, वहां से आपको क्या मिलता है? वहां से आपको क्या मिलता है? जब आप मंदिर जाते हो या कोई भी रिलीजियस प्लेस जाते हो, वहां पे आप प्रे करते हो, वहां से आपको क्या मिलता है? ब्लेसिंग्स इज व्हाट? ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? तो कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है। कॉन्फिडेंस मिलता है। कैन वी से दैट वी गेट ए पॉजिटिव एनर्जी? हाँ। वी गेट ए पॉजिटिव एनर्जी, करेक्ट? नाउ दिस पॉजिटिव एनर्जी will have a positive impact upon our body. पॉजिटिव वाइब्स, या पॉजिटिव वाइब्स कहो या पॉजिटिव एनर्जी कहो। अब ये पॉजिटिव एनर्जी का हमारे शरीर पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और जो रिलीजियस प्रेइंग है एक ऐसा चीज नहीं है फ्रेंड्स जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। कहां से और पॉजिटिविटी मिल सकता है बताइए? कहां से मिलेगा पॉजिटिविटी? नेचर। नेचर से मिलेगा। और चलिए हम उस पे आते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो डायनामिक इन्फ्लुएंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो डायनामिक इन्फ्लुएंस है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस, दूसरा होता है नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस। तो पॉजिटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस के एग्जांपल कहां से आते हैं हम लोग ये देखेंगे। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टू गॉड, वहां से पॉजिटिविटी मिलती है। योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, वहां से पॉजिटिविटी मिलती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स सुना है आप लोगों ने? मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब पे सर्च करके देखिए कितने लोग हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, और कितने हजारों में लोग जाके अटेंड करते हैं। क्या मिलता है उनको? वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये तो याद होगा आपको। कौन सी मूवी है? कौन सी मूवी है फ्रेंड्स? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस। जादू की झप्पी। पॉजिटिविटी मिलता है जादू की झप्पी से या किताबी बातें हैं? सच में मिलता है या किताबी बातें हैं? मिलता है। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आप परेशान हो, आप टेंशन में हो, आपका बच्चा दौड़ के आके आपको गले लगाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। आप नेचर को एंजॉय करते हो, मौसम को एंजॉय करते हो, घूमने चले गए, वहां से पॉजिटिविटी मिलती है। तो पॉजिटिविटी के बहुत सारे सोर्सेस हैं, एन नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, है ना? और ये जो पॉजिटिव एनर्जी का शरीर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है और वो पेशेंट को क्योर करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है वो हम देखेंगे आगे। अब नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस क्या होता है फ्रेंड्स? गुस्सा, डिप्रेशन, सैडनेस, वीपिंग, टेंशन, एंजाइटी, फियर, हेट, ये सारी जगह से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है ना? तो जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है हमारे शरीर पे, उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अब देखिए, जो डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की हमने बात किया था, जब तक ये डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्ट्रांग रहेगा, जब तक ये डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्ट्रांग रहेगा,
नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस वाइटैलिटी पे एक्ट नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिए, जब तक ये डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्ट्रांग रहेगा, एक्सटर्नल नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस वाइटैलिटी पे एक्ट नहीं कर पाएगा और वो बंदा हेल्दी रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, वाइटैलिटी डिरेंज नहीं होगी उसकी। जब तक कि उसका डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्ट्रांग है, उसकी वाइटैलिटी ऑर्डर में रहेगी, वाइटैलिटी डिरेंज नहीं होगी। जब किसी का डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग वीक हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी का डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग वीक हो जाता है तो एक्सटर्नल नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस वाइटैलिटी पे एक्ट करता है और वाइटैलिटी को डिरेंज करता है, उसके बाद वो बंदा बीमार पड़ता है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर फ्रेंड्स? प्लीज कंफर्म। Sir, what about the mechanical injuries? We'll come to that मैकेनिकल इंजरीज के ऊपर हम लोग का एक सेपरेट सेशन है टॉपिक का, वो हम लोग करेंगे आगे, लेकिन ये बेसिक चीजें समझ लीजिए। अभी तक क्लियर है आपको सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब सवाल ये कोई सवाल आ रहा है फ्रेंड्स अभी आपके दिमाग में? सर, लेकिन जो एक्सटर्नल कॉज होते हैं जैसे मलेरिया हो गया, ये तो एक्सटर्नल कॉज है। अगर मेरा सब कुछ ठीक है, प्रोटेक्टिंग डायनामिक कवरिंग मेरा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे कोई एक्सटर्नली कुछ होता है, कुछ मच्छर वगैरह काट लेता है, मलेरिया होता है, तो वो किस तरीके से ये करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल है, ये डाउट आना चाहिए। लेकिन आज देखिए हम लोग का डेली का 40 मिनट का सेशन है, तो अभी हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। जो सर का जो डाउट पूछा है मलेरिया को लेके, वहीं से हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक और चीज यहाँ पे सवाल आना जरूरी है कि मैंने कहा आप लोगों से अभी कि डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग जब तक स्ट्रांग रहेगा बंदा हेल्दी रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग का जो स्ट्रेंथ है, क्या वो स्टेबल नहीं है? ऊपर नीचे होता रहता है क्या? अगर ऊपर नीचे होता है तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जो डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा, और ऐसे क्या फैक्टर्स है जो डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की स्ट्रेंथ को नीचे लाएगा? ये भी जानना जरूरी है ना? और साथ साथ जैसे अभी सर ने कहा कि अगर बाहर से कोई स्टिमुलेटिंग कॉज आता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, तो बाहर से आके अगर आदमी को बीमार करता है, तो ये लॉजिक यहाँ पे कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा? तो ये सारी चीजें हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन बोरिंग लगा है या इंटरेस्टिंग था? इट्स वेरी गुड सर। सवाल आ रहे हैं ना? तो ये सारे सवाल आना चाहिए फ्रेंड्स। जब तक सवाल नहीं आएंगे हमें किताबी बातें लगेंगी, लेकिन सारे सवालों का जवाब जो है हमारी किताबों में है और ग्राउंड में दिया हुआ है। मैं विथ प्रॉपर रेफरेंस आपको जो सारे डाउट्स आज आए हैं उसका आंसर कल के सेशन में मैं आपको दूंगा विथ रेफरेंस कि कौन सी किताब में कहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ मैं आपको कल इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स, और कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने कल के सेशन के लिए अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को यूनिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। आगे बढ़ना है, सबको मिलके एक साथ आगे बढ़ना है ना? तो आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये सोचने का आपको भगवान ने दिमाग दिया हुआ है। तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए और जो आपको समझ में आता है उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो कल भी 7 बजे हम लोग डेफिनेटली यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। और आज का सेशन कैसा लगा, आपका फीडबैक गूगल फॉर्म में देना जरूरी है फ्रेंड्स, इट्स अ मस्ट। गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा आप लोगों को आज रात में व्हाट्सएप ग्रुप में, और कल का सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो डेफिनेटली आपको फीडबैक देना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं ना, फॉलो करते हैं ना देखते हैं, सिर्फ आके बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को हमें रिमूव करना है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो जो लोग अटेंड करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको सुनने के बाद में उनको जो गूगल फॉर्म दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में वो फिलअप करके सबमिट करना है कल का सेशन शुरू होने से पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल, विल मीट अप टुमारो। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।